और उससे भी ज़्यादा बुरा कि 8 साल का वही बच्चा जिसको यही नहीं पता शमशान क्या होता है, दाह संस्कार क्या होता है, मेरे से चिपट के रो रहा है और मैं दाह संस्कार करके उसके घर छोड़ के आता हूँ। 1 हफ्ते बाद उसकी माँ भी मर जाती है और वो अपनी हमारी एम्बुलेंस के अंदर अपनी माँ की लाश के साथ लेट के आता है, ममता के साथ, और माँ माँ पुकार रहा है और माँ के साथ चिपक के लेटा हुआ है और मुझे कहता है अंकल मेरे पापा चले गए, मम्मी मर गई, मैं भी मर जाऊंगा। 4266 डेड बॉडी हमने क्रीमेट करी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हम जितना भी अच्छा कर लें लोग क्रिटिसाइज आपको ज़रूर करेंगे। शमशान घाट पे काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस भी देनी है, शव वाहन भी देने हैं, वॉरियर्स भी हमारे सारे लगेंगे। मौत तो आती आ जाए, वैसे भी मरना है और ऐसे भी मरना है, तो देश के लिए मरना है, मानवता के लिए मरना है। तो मुझे कई दोस्तों ने मना किया कि यार ये मौत का मंजर है। सर अगर मैं कोविड की बात करूं तो उस वक्त आपकी फैमिली पे भी बहुत सफ़र किया आपकी फैमिली ने। वो 2 बार खुद भी पॉजिटिव आए, कितनी देर तक आप अपनी फैमिली से भी मिल नहीं पाते थे, आपको एम्बुलेंस में सोना पड़ता था। वो ना मत करिए, चाहे रात के 3 बजे भी को आए, 4 बजे आए, तो तुमने उसको ना नहीं करनी है, क्योंकि ये काम तू नहीं कर रहा था, इसे करवा रहा ऊपर वाला। 68 ब्लड कैंप हो चुके थे, तब तक मेरी सेंचुरी हुई थी ब्लड की और मैं अब 105 बार दे चुका हूँ, ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ चुका है। लेकिन इस दुनिया में ऊपर वाले ने हमें एक ऐसा वक्त भी दिखाया था जब अपनों ने अपनों की मदद करने से मुंह मोड़ दिया। मेरी माँ ने दी। मेरी माँ जो थी, मेरे माता जी, उन्होंने मुझे 3 बातें कही थी। वो तीनों बातें मैंने गांठ बांध के रखी हुई। मेरा सका भाई मेरे खिलाफ था और सबको कहता था देखो इन्होंने तो लाशों का बिजनेस शुरू कर लिया है, कफन बेचते हैं, लकड़ी बेचते हैं, इस टाइप की बातें। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कश्मीर वायर देख रहे हैं आप। मैं हूं हरलीन कौर। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे हम हमेशा अपनी और अपनों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऊपर वाले ने हमें एक ऐसा वक्त भी दिखाया था जब अपनों ने अपनों की मदद करने से मुंह मोड़ दिया। उस वक्त हमने इंसानियत का एक भयानक रूप देखा और उस वक्त मसीहा बन के आए डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी। जब भी कोई ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ती है तो सच में ना अल्फाज नहीं होते उनकी क्वालिटीज़ बयान करने के लिए। अगर मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी की बात करूं तो ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज डोनर सिख। इन्होंने आज तक 100 टाइम्स, जी हाँ 100 बार अपना जो ब्लड है वो डोनेट किया और खिताब पाया है डोनर सिख का। साथ ही साथ ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ शहीद भगत सिंह सेवा दल। सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। आई वेलकम यू टू कश्मीर एंड टू आवर चैनल एज वेल एज। शुक्रिया बहुत बहुत कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कश्मीर की वादियों में आज हम बैठे हैं और मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। सर जो मेरा पहला सवाल है आपसे वो ये है, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक इंसिडेंट, कोई ना कोई एक इंसान ज़रूर जुड़ा होता है। और सर अगर मैं आपकी बात करूं तो यू वर वेल नोन बिजनेसमैन, साथ साथ पॉलिटिशियन, तो लगता नहीं कि आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत थी। तो सर लेकिन फिर भी आपने सेल्फलेस जो सर्विस है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी निभाई। तो सर क्या कोई पीछे इंसिडेंट था या कोई ऐसा इंसान था जिसने हमेशा आपको इंस्पायर किया? और कहते हैं कि छोटा सा हादसा होता है कई बार इंसान के जीवन को बदल देता है। मैंने देखा है अपने जीवन में कि बहुत बड़े चैन स्मोकर और बहुत बड़े शराब पीने वाले एक रात में शराब छोड़ देते हैं। कोई ऐसा झटका लगता है उनको, जीवन बदल गया। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि 1995 में जब मैं एक शमशान घाट पे जाता हूँ और मैं क्रिमेशन करते समय लोगों के साथ खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति लोगों की अध जली लकड़ियों को उठा रहा है और टोकरी में रख रहा है। तो मेरे दोस्त कहने लगे यार ये चोरी कर रहा है लकड़ी को। सुना था
कि करप्शन होती है वहाँ। तो हमने उस व्यक्ति को रोका, भी आप ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं। तो जो उन्होंने बताया उसको सुन के हमें खुद को शर्म आने लगी कि मैं अपने बेटे का इलाज कराने आया था दिल्ली में, डेथ हो गई है, आज इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे क्रिमेट कर सकूं। सुबह से बैठा हूं, किसी ने मदद ही नहीं करी और मैं अब शाम होने वाली है तो कोई चारा ना देख के मैं देख रहा हूं कि हर डेड बॉडी के पास कुछ अर्धजली लकड़ियों के पीसेस पड़े हैं। तो मैंने टोकरी में इकट्ठे करके मैं इससे क्रिमेशन करूँगा। तो मुझे लगा यार हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया में बैठे हैं, उस दिल्ली के अंदर बैठे हैं जहाँ लोग करोड़ रुपए के फ्लैट में रहते हैं, करोड़ की कार में घूमते हैं, शादी पे, बच्चे के मैरिज एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे ऐसे ही लगा देते हैं 10-20-30 लाख रुपया। और उसी दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति अपने बेटे की लाश लेके बैठा है। तो सबसे पहले तो हमने संस्कार कराया। उसी शाम को हमने बैठ के दोस्तों ने एक प्लानिंग करी, यार क्यों ना इस टाइप का काम के बारे में सोचा जाए। तो हमारे कई दोस्तों ने ये भी कहा कि ये तो प्रशासन करेगा, प्रशासन का काम है, गवर्नमेंट करेगी। तो मेरा जवाब था, यार हमारे घर में पानी साफ नहीं आता, हम आरओ लगाते हैं, गवर्नमेंट तो नहीं लगाती। बिजली हमारे घर में नहीं आती, हम इन्वर्टर लगाते हैं, गवर्नमेंट तो नहीं लगाती। सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं सुरक्षा के लिए। जो काम प्रशासन या सरकार नहीं कर सकती तो कोई एनजीओ क्यों नहीं कर सकती उसको। तो शुरुआत तो करते हैं, हम करेंगे, अपने नाम से करेंगे। तो हमने फिर शहीद भगत सिंह सेवा दल की स्थापना करी। एक एक करके 17 शमशान घाट अडॉप्ट किए हमने। वहाँ बोर्ड लगा दिए हमने, कोई भी गरीब, असहाय या लावारिस डेड बॉडी होगी उसका हम क्रिमेशन करेंगे। एक शमशान घाट पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। शुरू में हफ्ते में एक बॉडी आती थी, फिर हफ्ते में 10 भी आने लगी, महीने में 40 भी आने लगी। बढ़ता चला गया काम, दायरा बढ़ता चला गया। ये हमारा शुरू करने का एक तरीका। जी, तो आपने जान ही लिया होगा कि जो सर की जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। बहुत शर्म आती है कि हम एक ऐसी दुनिया में भी रहते हैं जहाँ इंसान को इंसानियत का भी पता नहीं। तो सर देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इस चीज़ के पीछे कोई क्रिटिसाइज़ करने की वजह भी बनती है। शायद मैं कभी भी ये चीज़ सोच नहीं सकती कि आपको भी कोई क्रिटिसाइज़ इस चीज़ पे करता होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हम जितना भी अच्छा कर लें लोग क्रिटिसाइज़ आपको ज़रूर करेंगे। एप्रिसिएशन सर आपको तो हर कोई सहारता है, हर कोई अप्रिशिएट करता है सर, लेकिन किस टाइप का उस टाइम भी आपने क्रिटिसिज्म देखा और वो किस टाइप का क्रिटिसिज्म था? आपने उस चीज़ को कैसे डील किया, जबकि आप एक ऐसा काम कर रहे थे जिसके लिए क्रिटिसिज्म तो बनता ही नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, तो उस चीज़ को कैसे आपने? कोई भी काम हम जब लीक से हट के करते हैं ना, तो आपको खिलाफत सहनी पड़ती है। मेरा सका भाई मेरे खिलाफ था और सबको कहता था, देखो इन्होंने तो लाशों का बिजनेस शुरू कर लिया है, ये कफन बेचते हैं, लकड़ी बेचते हैं, इस टाइप की बातें वो डिमोरलाइज कर रहे थे। लेकिन मुझे एक बहुत सियाने बंदे ने कहा था कि शंटी जी, जब आप जिस काम में पड़े हो ना, आंखें खुली रखना, कान बंद रखना और काम करते चले जाना, पीछे हट के मत देखना। और सबसे बड़ी बात है जो मेरे को इस काम को शुरू करने के बाद जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और सपोर्ट दी, मेरी माँ ने दी। मेरी माँ जो थी, मेरे माता जी, उन्होंने मुझे 3 बातें कही थी। वो तीनों बातें मैंने गांठ बांध के रखी हुई हैं कि बेटा अब तूने ये काम शुरू किया है ना, तो बंद मत करियो कभी भी। और दूसरा उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी को ना मत करियो, चाहे रात के 3 बजे भी को आए, 4 बजे आए, तो तुमने उसको ना नहीं करनी है, क्योंकि ये काम तू नहीं कर रहा, तेरे से करवा रहा है ऊपर वाला। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि अपने ऊपर अहंकार मत करियो, कि तू सोचे मैं कर रहा हूँ, ये तू नहीं कर रहा है, ये तेरे को ईश्वर शक्ति दे रहा है। उन तीनों चीज़ों को मैंने पल्ले बांधा, आंखें खुली रखी, कान बंद किए और करते चले गए काम। बहुत क्रिटिसाइज भी किया लोगों ने हर तरीके से। और जिस फील्ड में भी हमने पैर रखा, जैसे शुरुआत हमने की थी क्रिमेशन से, गरीब, लावारिस, अनक्लेम
डेड बॉडी के क्रिमेशन से। उसमें पुलिस ने हमको डेड बॉडी देनी शुरू कर दी, दिल्ली के हॉस्पिटल्स ने, रेलवे पुलिस ने। बहुत बढ़ गया काम वो, मतलब दिल्ली में तो एक जन जन तक पहुंच गया। उसके बाद हमें लगा कि डेड बॉडी ले जाने के लिए व्हीकल नहीं मिलता, जिसे शव वाहन कहते हैं, तो क्यों ना हम शव वाहन भी बनाएं। एक हॉस्पिटल में डेथ हुई है, बॉडी घर लानी है, घर से शमशान ले जानी है। फिर हमने 96 में एक एम्बुलेंस बनाई वो डेड बॉडी के लिए। फिर कई लोग पेशेंट के लिए हम गाड़ी मांगने लगे, तो हमें लगा नहीं, पेशेंट की अलग होनी चाहिए, डेड बॉडी की अलग होनी चाहिए। फिर हमने वो भी बनाई। काम बढ़ता चला गया, जुड़ते चले गए काम। फिर हमें लगा यार डेड बॉडी जो घर पे रखते हैं लोग रात को, किसी ने बाहर से आना है या इंतज़ार करनी है किसी की, तो ये बर्फ़ में रख रहे हैं बॉडी को या किसी हॉस्पिटल में रखने जाते हैं, तो क्यों ना मोबाइल मोर्ची बॉक्स बनाया जाए, एयर कंडीशन। तो वो सबसे पहला मैंने बनाया दिल्ली में। वो था किसी के पास, लेकिन वो 5,000 रुपये एक नाइट का लेता था, 5,000। अभी भी लेते हैं दिल्ली में, अब तो 8,000 लेते हैं। हमने फ्री का कंसेप्ट दे दिया। फ्री का नाम आता ही बहुत डिमांड आने लगी। तो कोरोना आने तक, इससे पहले हमारे पास 12 एम्बुलेंस हो गई थी, डेड बॉडी वाली गाड़ियाँ और एम्बुलेंस मिला के। 8 मोर्चरी बॉक्स थे, एक शमशान घाट हमारा अपना हमने गवर्नमेंट से अडॉप्ट किया हुआ, और 168 ब्लड कैंप हो चुके थे। तब तक मेरी सेंचुरी हुई थी ब्लड की, और मैं अब 105 बार दे चुका हूँ, ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ चुका है मेरा। तो क्रिटिज्म भी किया लोगों ने, और अच्छे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि शंटी जी आप मुड़ के मत देखना। और एक सियाने बंदे ने तो ये भी कहा था कि जब किसी वृक्ष पे फल आएंगे तो पत्थर तो पड़ेंगे, आप तैयार रहिएगा। और हम तैयार रहे, और कोविड आ गया। ये मेरा शुरू करने के बाद लोगों ने जो मुझे क्रिटिसाइज़ किया, उसका मैंने आपको जवाब दिया। तो बहुत अच्छी बात आपकी एक लगी कि जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं तो हमेशा आंखें खुली रखें और अपने कान बंद रखें। तो सर देखिए, सबकी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है फैमिली। आपकी भी होगी फैमिली, लेकिन आपने ये चीज़ कही थी कि आई बिलीव होल ह्यूमैनिटी एज माई फैमिली। अगर हम हर धर्म की बात करें तो हर धर्म हमें यही सिखाता है कि हम सब एक फैमिली है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस चीज़ को कोई अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता है, जैसे कि आपने किया। तो सर अगर मैं कोविड की बात करूं तो उस वक्त आपकी फैमिली पे भी बहुत सफ़र किया आपकी फैमिली ने। वो 2 बार खुद भी पॉजिटिव आए। कितनी देर तक आप अपनी फैमिली से भी मिल नहीं पाते थे, आपको एम्बुलेंस में सोना पड़ता था। लेकिन सर तब आपने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो तो मेरे अपने भी नहीं है, और जो मेरे अपने हैं वो मेरी वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो आपने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि बस अब मैं नहीं करूँगा ये, तो मतलब लेकिन फिर भी आप रुके नहीं? तो क्या वो चीज़ थी जो रोज़ आपको करती थी कि नहीं आपने करना है? क्या वो चीज़ थी विच इंस्पायर्स यू एवरी डे? सर जुनून, जो एक काम करने का जुनून होता है ना, वो किसी भी चीज़ में हो। कोई संगीतकार है, वो संगीत में खो जाता है। पतंग उड़ाने वाले पतंग ही उड़ाते रहते हैं सारा दिन। ताश खेलने वाले ताश खेलते हैं। मेरे को जो जुनून था सेवा का, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी माताजी ने जो सहयोग किया, उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सहयोग किया। फिर जो मेरे बच्चे बड़े हुए तो मेरा छोटा बेटा लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो भी एक्टिव हो गया मेरे साथ। और जो मेरे साथ टीम थी, ड्राइवर्स, वॉरियर्स, इनको मेरी फितरत पता थी, मुझे इनका काम करने का तरीका पता था, और हमने इनको पूरा ट्रेन किया हुआ था। जैसे ही कोविड आया, दिल्ली की गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बारी बारी से सारे मेरे पास आ गए कि शंटी जी हमारे पास तो डेड बॉडी वाली गाड़ी नहीं है, वॉरियर्स भी नहीं है, आपके बंदे ट्रेंड हैं, क्या आप हमको प्रोवाइड कर देंगे? तो मैंने कहा मैं कल बताऊंगा आपको। मैंने अपने दोस्तों से, अपने मेंबर से समय लिया और बैठ के हमने प्लानिंग करी। तो मुझे कई दोस्तों ने मना किया कि यार ये मौत का मंजर है, शंटी जी मना कर दो। मैंने बहुत अंतर ध्यान से सोचा, अंतर ध्यान से, और मैंने जो उनको जवाब दिया, मैंने कहा यार देखो हम 25 साल से मिलिट्री की तरह काम कर रहे हैं,
बिना किसी इंटरेस्ट के आज तक हमने किसी से फंडिंग नहीं ली है, गवर्नमेंट से, ना दिल्ली गवर्नमेंट से, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना फॉरेन कंट्री से। अपने दम से हमने एक काफिला खड़ा किया है। 25 साल बहुत बड़े होते हैं। मिलिट्री की तरह काम करते हुए आज देश के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आई है, और मिलिट्री घर में सो जाए और मौत आ जाए तो मिलिट्री वाला शहीद तो नहीं कहलाएगा, उसको सीमा में लड़ना पड़ेगा। और मेरा निर्णय यह है कि हमको शमशान घाट पे काम करना है, एम्बुलेंस भी देनी है, शव वाहन भी देने हैं, वॉरियर्स भी हमारे सारे लगेंगे। मौत आती है आ जाए, वैसे भी मरना है और ऐसे भी मरना है, तो देश के लिए मरना है, मानवता के लिए मरना है। हम काम करेंगे। तो सर, जैसे कि आपकी जो एनजीओ है शहीद भगत सिंह सेवा दल, सर उसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो यही थे बेसिकली। हमने हर उस काम को पकड़ा जिसको ना प्रशासन पकड़ता था, ना सरकार पकड़ती थी, ना एनजीओ को पकड़ती थी। क्योंकि अक्सर जो क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, उनके गिने चुने वो 2-4 काम होते हैं। ट्री प्लांटेशन कर दो जी, ये कर दो, वो कर दो। जिंदों के लिए, मरों के लिए तो कुछ सोचता ही नहीं था। तो हमारे सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो डेड बॉडी को हॉस्पिटल से घर लाना, फिर रात को रखना फ्रीज़र में, फिर घर से शमशान लेके जाना, या मॉर्चरी से घर लाना, और जिनका कोई नहीं है उसको क्रिमेट भी करना, ये हमारे सारे प्रोजेक्ट थे। और जैसे ही सरकार ने गाड़ियाँ मांगी, हमने अपनी एम्बुलेंसेस लगा दी, पूरी टीम लगा दी। और पहले ही कोविड में 2020 में मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे ड्राइवरों को कोविड हो गया, और बहुत भयंकर तरीके से हो गया। और मैं खुद डेथ बेड पे चला गया, और मेरा एक ड्राइवर जो मेरे पास 27 साल पुराना था, वो शहीद हो गया उसमें। उससे मेरे जो ड्राइवर थे बाकी सारे डीमोरलाइज हुए कि यार ये तो शुरुआत हो गई है मौत की, और भाई साहब भी घर में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में बेटा है। तो मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा यार एक बात बताओ, हम युद्ध लड़ रहे हैं एक मिलिट्री की तरह, और सामने वाली सेना ने हमारा एक सिपाही मार दिया। अब हमें आगे बढ़ने के उनको मारना है या घर के भाग के जाना है पीछे? तो कहने लगा नहीं जी अब आगे बढ़ के मारना है हमने। तो मैंने कहा डट जाओ फिर आप, मैं भी कल से आ रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, और हम डट के काम करेंगे। लेकिन जो दूसरा वाला आया वो बड़ा भयानक कोरोना था जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, 21 दिन घर ही नहीं जा पाए हम। कब रात होती थी, कब दिन होता था, हमें नहीं पता लगता था। और एम्बुलेंस में कभी लेट गए, नहीं लेटे, खाया नहीं खाया, कुछ नहीं। 4266 डेड बॉडी हमने क्रिमेट करी, 299 हमने दफन करी। और ऐसा माहौल बन चुका था कि क्रिश्चियन की बॉडी को भी जलाना पड़ा। क्रिश्चियन आए मेरे पास, 14 बॉडीज थी उनके पास, उनके फादर आए चर्च के। मैंने कहा जी आप तो दफनाते हैं। कहते जी शंटी जी दफनाने की जगह ही नहीं है कहीं, आप जला दो, हम उसकी एशेस को ले जाकर दफना देंगे, हम अपने रिचुअल्स कर लेंगे। तो वो भी समय देखा हमने, बड़ा भयानक समय था। लेकिन मैं इसमें दाद देता हूँ कि मेरे ना तो परिवार, ना मेरे ड्राइवर, कोई पीछे नहीं हटा। सबने डट के साथ दिया और जज्बे के साथ काम किया। और उस जज्बे ने और जुनून ने हमारे को काम करने की शक्ति दी, और लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया। जब हम डेथ बेड पे थे तो लगभग 22 लाख मैसेज मुझे आए हुए थे, हर तरीके से, अलग अलग तरीके से। कोई प्रेयर कर रहा था, कोई दुआ कर रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था। डिफरेंट रिलीजन्स में, यानी इंडिया नहीं, पंजाब नहीं, अरब कंट्री से ही मुझे फ़ोन आते थे। तो वो जज्बे ने हमारे से काम करवाया। सच बात तो ये है, हमें नहीं पता था कि जलजिला इतना बड़ा होगा। हम किसी अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहे थे, जान भी तो जा रही थी। हम ड्राइवर चला ही गया हमारा बेचारा। लेकिन जहाँ हमने इस बुरे समय में बहुत बुराइयां भी देखी, कुछ अच्छाइयां भी देखी।
अच्छाइयाँ ये देखी कि कुछ हमारे देश में एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम वैसे चाहे आपस में मनमुटाव रखें, लेकिन कोई देश के ऊपर विपदा आती है ना, हम सब एक हो जाते हैं। मुझे याद है कश्मीर में एक बार बाढ़ आई थी, तो हम लोग दिल्ली से हवाई जहाज में लंगर लेके आए थे। उत्तराखंड में भूचाल आया, हम वहाँ गए। नेपाल में भूचाल आया, मैं वहाँ भी गया। मैं सब जगह गया हूँ। ऐसे ही हुआ कि हमारे शमशान घाट में लकड़ी ख़त्म हो गई। 66 डेड बॉडी रात को पड़ी हैं और हमारे पास लकड़ी नहीं है, 0 लकड़ी। मैंने एक फेसबुक पे ऐड डाली, अपील करी और दिखाया मैंने कि देखिए जी ये डेड बॉडियाँ पड़ी हैं और ये सामने लकड़ी वाली जगह खाली है और शाम के 8 बज रहे हैं। हम इस समय क्रिमेशन बंद कर रहे हैं, सुबह क्रिमेशन कर रहे हैं और कोई जगह नहीं है आसपास, क्योंकि दिल्ली में ऐसा भी था कि हर क्रिमेटोरियम में आप जाके संस्कार नहीं कर सकते थे कोविड के। पार्टिकुलर आइडेंटिफाई शमशान घाट थे, क्योंकि वहाँ काउंटिंग हो रही थी। वहाँ सरकारी लोग बैठे थे, नोट करते थे कोविड की कितनी बॉडी आई है। यू कांट बिलीव कि ये रात की बात है, 8 बजे की, और मैंने अरदास करी परमात्मा के आगे। और कहते हैं ना कि दुआ तो कबूल हो जाती है सच्चे दिल से मानो तो। और मुझे रात के 2 बजे फ़ोन आने शुरू हो गए। एक बहुत बड़े दानी व्यक्ति हैं दिल्ली में, राजेंद्र सिंह चड्डा, राजू जी, सन सिटी वाले। उनका फ़ोन आया, कहते शंटी जी कल सुबह से आपके यहाँ लकड़ी शुरू हो जाएगी, 500 टन लकड़ी मैं भेजूँगा। एक ही व्यक्ति ने कह दिया था, भगवान के रूप में आए मेरे सामने वो। और वाकई सुबह ट्रक आने शुरू हो गए। हिमाचल के एक जज थे कोई, संदीप शर्मा जी, उनका फ़ोन आया, कहते शंटी जी मैं 2 ट्रक लकड़ी भेज रहा हूँ आपको। ऐसे करते करते लोग अपनी कारों में, ट्रैक्टर में लकड़ी लेके आ रहे हैं और वहाँ लंगर लगा दिया लकड़ी का। हमने बैनर लगा दिया, कोई तोलने का काम नहीं है, जितनी लकड़ी चाहिए ले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखा हमने, कोई पीपी किट दे के जा रहा है मेरे को, कोई सैनिटाइजर दे के जा रहा है। और हमारा एक शमशान घाट ऐसा था कि इतने बड़े भयानक समय में नाश्ता फ्री था, वहाँ लंच फ्री था, पानी फ्री था, कोल्ड ड्रिंक फ्री था, चाय फ्री थी। एक शमशान घाट पे ऐसा कर रखा था हमने। और एम्बुलेंस सर्विस फ्री थी। ये तो अच्छा ही देखने को मिली कि लोगों ने साथ दिया। लेकिन जहाँ अगर हम बुराई की बात करें, वो हमने इतना कुछ देखा है कि आज भी याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने देखा कैसे है। एक कोई इंसिडेंट है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? मुझे लगता है मैं तो कई से इंसिडेंट है जो भूल ही नहीं सकता जी। किस प्रकार इंसान गिर गया। जलालत पे आ गया। पहली बात तो ये है कि देखिए कि अगर सारे अच्छा करने वाले थे तो दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहां अक्सर आप स्लोगन सुनते होंगे, बिजली हाफ पानी माफ, सांस माफ नहीं थी। 25 लोग एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, 25 डेड बॉडी इकट्ठी, मर गए। ऑक्सीजन नहीं है जी, छोटी बात नहीं है ये। बत्रा हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर मर गया एक रात में, ऑक्सीजन नहीं है जी। ये बहुत बड़ी जलालत की बात थी। फिर उस राष्ट्रीय राजधानी में 500 वाला सिलेंडर 50,000 का बिका ऑक्सीजन का। उसी राजधानी के अंदर 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख रुपए का बिका, 2 लाख रुपए का। पीपी किट जो 300 रुपए की आती है, ये 7-7 हज़ार रुपए की बिकी। हर चीज़ में ब्लैक हो गई एकदम से। और कईयों ने तो डेड बॉडी के जलाने के भी पैकेज देने शुरू कर दिए, 50,000 और लाख रुपए में। 1000 वाली एम्बुलेंस 50,000 में देने लग गए। ऐसे लोग भी निकल आए। वो देख के हमारा दिल बड़ा दहल गया जी कि यार ऐसे लोग भी हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि उस समय जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के हालात बन गए थे, अगर होम मिनिस्टर सड़क पर नहीं उतरते, अमित शाह जी, और मिलिट्री ना आती दिल्ली में,
हॉस्पिटल नंबर आती तो लाशों के अंबार लगे होते, पटरियों के ऊपर लंबार, क्योंकि हम जहाँ शमशान घाट में बैठे थे 150 लोगों की बाहर लाशों की लाइन लगी हुई थी। इसने हमको डरा दिया। ये तो एक सामाजिक बात बता रहा हूँ मैं, प्रशासनिक बात बता रहा हूँ। अगर मैं लोगों की बात करूँ तो हम इंसान अपने परिवार के लिए झूठ बोलते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है इंसान को, गरीबी में भी रहते हैं। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया? आप देखिए कमाल की बात की, एक घर में 5 लोग थे, हमें खबर आई कि उनकी डेथ हो गई, हम लेने गए तो पांचों के पांचों ने हाथ लगाने से मना कर दिया। 2 कहने लगे जी मुझे कोविड है, एक कहने लगा जी मुझे बुखार है, 2 कहने लगे जी मुझे डर लगता है। हैरानी की बात यह है कि जब हम अपना कर्तव्य निभा रहे थे, उस बॉडी को सैनिटाइज करके पैक किया, लेके जाने लगे तो उनका एक बेटा कहता है अंकल हमको दर्शन करा दो। बेटी भी आई उनकी। मैंने कहा चलो इनकी भावना जाग गई है। मैंने उनको डेड बॉडी की मोर्ची बैग की जिप खोली दर्शन करने के लिए। दर्शन क्या करे उन्होंने कि अपने पिता की डायमंड की अंगूठी उतारी, मेरे सामने की बात है। और कई जगह देखा माँ की बालियां उतारी, कईयों ने अंगूठे लगाए मरे पड़ों के। ये सब प्रत्यक्ष बातें, मेरे पास वीडियो है सबकी। उस समय मुझे गुरबानी की एक बात याद आती थी कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। सब अपने सुखों के लिए लगे हुए हैं। इतना बुरा वक्त कि 8 साल का बच्चा भी अपने पिता की लाश लेके आ रहा था मेरे पास कि अंकल प्लीज मेरे पापा। उससे भी ज्यादा बुरा कि 8 साल का वही बच्चा जिसको यही नहीं पता शमशान क्या होता है, दाह संस्कार क्या होता है, मेरे से चिपट के रो रहा है और मैं दाह संस्कार करके उसके घर छोड़ के आता हूँ। 1 हफ्ते बाद उसकी माँ भी मर जाती है और वो अपनी हमारी एम्बुलेंस के अंदर अपनी माँ की लाश के साथ लेट के आता है, ममता के साथ, और माँ माँ पुकार रहा है और माँ के साथ चिपक के लेटा हुआ है। और मुझे कहता है अंकल मेरे पापा चले गए, मम्मी मर गई, मैं भी मर जाऊंगा। ये हालात वहाँ बन चुके थे। मैं उस बच्चे को कैसे चुप करा सका मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब वो उसने सबको हमको भावुक कर दिया वहाँ उसमें शमशान घाट में। वो हालात ऐसे बन गए थे। एक माता जी मेरे शमशान घाट के बाहर बैठे थे। मैंने कहा माता जी मैंने आपको 15 दिन पहले भी देखा है। तो उस माँ ने जो बात कही कि पुत्र आज मैं ना दोबारा विधवा हो गई हूँ। मैंने कहा माता जी तो मैं समझा नहीं बात आपकी। तो कहने लगी बेटा जब मैं 15 दिन पहले आई थी तो आपके अंकल की डेथ हुई थी। मेरा एक ही बेटा था जवान 27 साल का। मैंने सोचा अब यही मेरे को पालेगा, मैं मेरा बेटा भी और मेरा पति भी है। आज वो भी चला गया। वो जो बातें थी ना जी मेरे दिल से उतरती नहीं, आज तक मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ कि ये हुआ क्या। और जो हमें फख्र होता है ना इस दस्तार के ऊपर, पगड़ी के ऊपर, ये भी मुझे 2 बार हुआ। सॉरी। एक मुझे द्वारका से डेड बॉडी का फ़ोन आया कि किसी चैनल ने मुझे फ़ोन किया कि डेड बॉडी पड़ी है 5वीं मंजिल पे और वो एक बहू अपने ससुर के पास अकेली बैठी है। मैं अपनी टीम के साथ गया, उस डेड बॉडी को सैनिटाइज किया, पैक किया, नीचे लेके आए। अकेली लेडी थी। जब वो लेके चलने लगे तो उस बहन की आंख में 1-2 आंसू आ गए। तो एक माता जी खड़े थे वहाँ, कहने लगे बेटा अब तो इन्होंने सब कुछ कर दिया है, अब आप क्यों रो रहे हैं। तो कहने लगी माता जी ये पापा जी वाले आंसू नहीं हैं, वो तो सूख चुके हैं। ये मेरे जज्बातों के आंसू आए हैं कि दिल्ली के अंदर
मैं 4 दिन से यहाँ बैठी हूँ और फ़ोन कर रही हूँ हर डिपार्टमेंट को। जहाँ सारी सरकार फेल होगी, एक सरदार काम आ गया मेरे रोंगटे खड़े हुए। यार इस बहन ने क्या बात कह दी है। वो फ़ख्र हुआ मुझे, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो हमें दस्तार दी है, ये सेवा के लिए दी है। बहुत से रिश्ते नए बने मेरे इसको में, बहुत से रिश्ते। दिवाली पे एक बहन जी मेरे घर में गिफ्ट देने आ गए और मैंने पहचाना नहीं उनको, क्योंकि उन दिनों में क्या था, कोविड के टाइम में सब मास्क लगा के रखते थे। जब उन्होंने चाय वाय पी तो मैंने कहा मैं बहन जी पहचाना नहीं आपको। तो कहने लगी मैं आपको रिश्ते को नाम क्या दूं ये नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा जी वो क्यों? कहती जब मेरा बेटा कोविड में मर गया था, 27 साल का 28 साल का था, मैं भी कोविड में थी, मैं डेड बॉडी लेके आई थी शमशान घाट में, तो आपने उसका संस्कार किया था, उसका बड़ा भाई बन के, फिर अस्थियाँ भी आपने उठाई थी उसके पिता बन के। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या आपको रिश्ता दूँ, मेरा आपका क्या रिश्ता है, लेकिन इससे बड़ा रिश्ता नहीं हो सकता दुनिया का। इंसानियत का रिश्ता है। तो वो रिश्ते मैंने खरीदे नहीं हैं, प्यार से मिले हैं मुझे। तो सर जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे वो ये है कि जैसे कि आप कश्मीर आए हैं, तो सर आप कुछ सोच रहे हैं, जो आपकी एनजीओ है शहीद भगत सिंह सेवा दल, आप सोच रहे हैं कि अपनी सर्विसेज आप यहाँ पे भी शुरू करेंगे? कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये सेवाएं हमने किसी पुरस्कार के लिए नहीं की थी, लेकिन 25 जनवरी 2021 को जब मैं रात को सोया हुआ था तो मुझे होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि शंटी जी आपको नाम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री के लिए घोषित कर दिया है। मैंने सबको ये की बात कही कि ये पद्मश्री शंटी को नहीं मिला, ये मेरे ड्राइवर्स को मिला है, मेरे शमशान घाट पे काम करने वाले सेवा कर्मियों को मिला है, मेरे बच्चों को मिला है। उस अवार्ड से हमको काम करने का जज्बा आया। और उसके बाद मुझे भारत सरकार में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कोर ग्रुप ऑफ डिफेंडर्स एंड एनजीओस का सदस्य बनाया गया। पूरी इंडिया में से 12 लोग होते हैं कुल उसमें। उस नाते मैं पूरे देश के कोने कोने में जाके अवेयर करता हूँ लोगों को कि आप कुछ भी काम करें लेकिन देश और समाज के लिए ज़रूर कुछ करें। तो आज मैं देश के कोने कोने में जा रहा हूँ, मुझे बुलाते हैं लोग। आज ही मैं अपने आप नहीं आया, 18 तारीख को फंक्शन है जो गवर्नर साहब भी आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली की एनजीओ है, उन्होंने मुझे बुलाया है। तो मैं चाहूँगा कि लोगों को आगे आना चाहिए। जो काम हम सोचते हैं प्रशासन करेगा, ऐसा नहीं है, हमको आगे आना पड़ेगा, हमको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि कश्मीर से भी अगर ऐसे कुछ लोग निकल के आते हैं तो शहीद भगत सिंह सेवा दल अपने साथ जोड़ के उनको ट्रेंड करके बिल्कुल तरीके से, क्योंकि अगर जब नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली में ही कर सकते हैं तो पूरे देश में कर सकते हैं। और तकरीबन पूरा देश मेरे साथ जुड़ चुका है इस समय। मैंने महाराष्ट्र से लेकर अटक से लेकर कटक से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर ही नहीं आया था बस, आज मैं आ गया हूँ। और ईश्वर ने चाहा तो यहाँ भी ये काम शुरू करेंगे। ऐसे ही जज्बे वाले लोग हमें चाहिए जो देश के लिए, मानवता के लिए, जाति से ऊपर उठ के कुछ करना चाहते हैं, राजनीति से ऊपर उठ के करना चाहते हैं। मैं उन सबको अपने साथ लेने के लिए तैयार हूँ। और अपने लिए तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि हम तो वो वृक्ष हैं जो जमाने के काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारो तो जलाने के काम आए। आखिर में आपने बहुत एक अच्छी सी बात कह दी। मुझे लगता है जो भी ये देख रहे हैं सबके दिलों में ज़रूर लगा होगा। आप इंटरव्यू जो भी देख रहा है, मेरे अल्फाज सुन सकता होगा, लेकिन जो मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी इमोशंस हैं, वो मैं इन अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती सर आपसे। वो जो समा था वो जान के कि इंसानियत कितनी गिर सकती है, हमने उस वक्त में हमने अपने आँखों के सामने वो चीज़ देखी। सर थैंक यू कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम लगा। वंस अगेन आई थैंक यू। एंड आप ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहिए और पूरे हिंदुस्तान को इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन। शुक्रिया, बहुत बहुत आपके चैनल का शुक्रिया। और कश्मीर के सभी निवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं, जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं। और सबको एक ही बात कहूँगा कि आप तैयार हो जाइए देश के लिए कुछ करने के लिए।